नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ड्रीम ऑफ यूपीएससी में। और आज हम बात करने जा रहे हैं सार्क कंट्री के बारे में। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले सार्क के बारे में। तो सार्क का सबसे पहला उसका नाम क्या है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, तो उसे हम सार्क कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सार्क का सिंबल कुछ इस तरह सा है और दिस इज़ द सार्क। और उसके फाउंडेड 8 दिसंबर 1985। और यहाँ पर हम देखने वाले कौन कौन सी कंट्री सार्क में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आप मैप पर देखिए, यहाँ पर ये सारी कंट्री सार्क में शामिल है। तो सार्क में सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई देगा जो है वो है अफ़गानिस्तान। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है वो है पाकिस्तान। उसके बाद हमारी प्यारी कंट्री इंडिया। ओके, तो ये 3 मेंबर है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नेपाल, तो नेपाल भी इसका मेंबर है। उसके बाद है भूटान, भूटान के बाद बांग्लादेश और उसके बाद है श्रीलंका। और यहाँ पर मालदीव्स भी सार्क का मेंबर है। ओके, नाउ सार्क चार्टर इन ढाका एस्टेब्लिश इन अ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इन 8 दिसंबर 1985. Now, after consultation, the foreign secretary of 7 founder country, 7 फाउंडिंग कंट्री, सार्क को फाउंड करने वाली 7 कंट्री कौन कौन सी है? तो सबसे पहले बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ओके, फर्स्ट टाइम इन कोलंबो अप्रैल 1981 they meet and Afghanistan become the newest member of SAARC at the 13th annual summit 2005. तो सार्क में फाउंडिंग मेंबर 7 है और जो 8 मेंबर है उसमें से एक अफ़गानिस्तान जो मेंबर है वो 2005 में ऐड हुआ है। द हेडक्वार्टर एंड द सेक्रेटरी ऑफ द एसोसिएशन आर एट काठमांडू इन नेपाल। तो आपको पता ही होगा नेपाल की राजधानी है काठमांडू। उसके बाद व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ दिस सार्क? अगर सार्क को बनाए हैं तो किस प्रिंसिपल की वजह से बनाए हैं? तो कोऑपरेशन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ अ सार्क shall be based on respect for the principle of sovereign equity, territorial integrity, political independence, and non-interference in the internal affairs of other state and mutual benefit. Now the main objective of the SARC, the first objective is to promote the welfare, to acceleration economic growth, to promote and strengthening collective self-resilience, to contribute to mutual trust, understanding and appreciate of one another's problem, to promote active collaboration and mutual assistance, to strengthen cooperation with other developing countries, and to strengthen cooperation among themselves in international forum on matter of common interest, to cooperate with international and regional organization with similar aim and purpose. Now तो शार्क का ये ऑब्जेक्टिव है जो आप जान सकते हैं। शार्क का मैं बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव प्रमोट वेलफेयर, एक्सेलरेशन इकोनॉमिक स्ट्रेंथिंग, कलेक्टिव सेल्फ रेजिलियंस एंड कोऑपरेट विथ ईच अदर। नाउ द एरिया ऑफ कोऑपरेशन, तो ये कौन कौन से एरिया में काम करता है? तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड टूरिज्म, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, नेचुरल डिजास्टर, बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक ट्रेड एंड फाइनेंस, social affairs, information and poverty alleviation, energy, transport, science and technology, education, security and culture and other many things में ये एक कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ। नाउ द सार्क अचीवमेंट, व्हाट इज़ द सार्क अचीवमेंट? तो यहाँ पर आपको पता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें आप फ्री में ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं ये सार्क एक दूसरे के साथ। और इंटरनल ट्रेड एंड लीजन द ट्रेड गैप ऑफ स्टेट कंसिडरली। ओके, उसके बाद इसका अचीवमेंट है साप्टा, साउथ एशियन प्रिफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट फॉर प्रमोटिंग ट्रेड अमोंग द मेंबर कंट्री कम इनटू इफेक्ट इन 1995। उसके बाद है साप्टा, साप्टा इज अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कन्फर्म टू गुड्स बट एक्सक्लूसिव ऑल सर्विस लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी,
The agreement was signed to reduce custom duty of all trades goods to zero, custom duty to zero by year 2016. नाउ सार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस, तो ये भी एक सार्क अचीवमेंट है. फॉलोइंग द गेट्स प्लस पॉजिटिव लिस्ट अप्रोच फॉर ट्रेड इन सर्विस लिबरलाइजेशन, सार्क यूनिवर्सिटी establishes सार्क यूनिवर्सिटी इन इंडिया, अ फूड बैंक एंड ऑल्सो एन एनर्जी रिजर्व इन पाकिस्तान. नाउ व्हाट इज़ द सिग्निफिकेशन फॉर इंडिया सार्क कंट्री. तो नेबरिंग फर्स्ट पॉलिसी यहाँ पर हमें लागू करनी है. तो नेबरिंग फर्स्ट पॉलिसी, उसके बाद होता है रीजनल स्टेबिलिटी, जियोस्टेटिक सिग्निफिकेशन एंड ग्लोबल लीडरशिप रोल यहाँ पर हम निभा सकते हैं. गेम चेंजर फॉर इंडियंस एक्ट ईस्ट पॉलिसी बाय लिंकिंग साउथ एशियन इकोनॉमिक एंड साउथ ईस्ट एशिया विल ब्रिंग फर्दर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड prosperity to India mainly in the service sector. ओके, तो इसी तरह से हमारे इंडिया के लिए भी ये सिग्निफिकेशन है. कौन कौन से? नेबरहुड फर्स्ट, जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेशन, रीजनल स्टेबिलिटी एंड ग्लोबल लीडरशिप रोल के लिए, और सर्विस सेक्टर के लिए भी बहुत ही अच्छा है. तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड सब्सक्राइब अवर चैनल.